नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है रफाल सुखोई के निशाने पर है पाकिस्तान। आज भारत ने जो दिखाया है ये भारतीय एक्सप्रेसवे पर आप देख रहे हैं रफाल विमान उतरा था। भारत अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रहा है और पाकिस्तान और पड़ोसी भी इससे दहल रहा है। एक्सप्रेसवे पर फाइटर उतारे गए। एक्सप्रेसवे पर फाइटर उतारने का सीधा मतलब है कि भारत पूरी तरह से तैयार है, भारतीय वायुसेना तैयार है। भारत किसी भी वक्त दुश्मन को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर चुका है। सिर्फ रफाल नहीं, अगली तस्वीर देखिए, सुखोई भी इस तरह के 15 फाइटर जेट, 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर आज उड़ान भर रहे थे और एक्सप्रेसवे पर परीक्षण कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में इसका खौफ कि बिलावल मोदी मोदी कर रहे थे। रैली में कई बार मोदी का नाम लिया। मोदी ने मोदी ने मोदी ने मोदी 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 ने अब सिंधु पे हमला किया है तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। मोदी ने मोदी ने मोदी 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 ने अब सिंधु पे हमला किया है तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। तो पाकिस्तान में खौफ हिंदुस्तान की ताकत का है। भारतीय फाइटर दरअसल यहां अपनी ताकत दिखा रहे थे। एक्सप्रेसवे पर जगुआर भी उतारा गया। सोचिए, यहां फाइटर नजर आ रहे थे सड़क पर, हवाई पट्टी पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सायरन बज रहे थे। पाकिस्तान में आपात स्थिति के लिए सायरन लगा दिए गए। सुनिए। पाकिस्तान ने सायरन लगा दिए हैं लोगों के लिए भी कि अगर भारत हमला करता है तो उन्हें अलर्ट किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ भारत और हवाई योद्धा जो है वो दिखा रहे थे अपना दम। देखिए, एक्सप्रेसवे पर मिराज उतारा गया। MiG-29 को आप देख रहे हैं, Mi-17 हेलीकॉप्टर, ये सारी तैयारी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी और बताने के लिए भी हम कितने तैयार हैं। AN-32 एयरक्राफ्ट उतारा गया। आइए आपको बताऊं कि यहां एक्सप्रेसवे पर जहां ये हवाई जहाज और ये फाइटर उतारे गए, ये कहां निशाना लगाएंगे। शाहजहांपुर में हवाई पट्टी थी, वहां उतारा गया। यहां से अगर कराची पहुंचेगा लड़ाकू विमान
तो 1328 किलोमीटर का सफर तय कर कराची को टारगेट करेगा। यहां से पाकिस्तान का दूसरा शहर है लाहौर। लाहौर इस शाहजहांपुर से जहां ये एक्सप्रेसवे पर उतारे गए फाइटर, लाहौर 675 किलोमीटर है। यहां से रफाल 675 किलोमीटर से पहले ही टारगेट सेट कर सकता है लाहौर पर। इस्लामाबाद यहां से 922 किलोमीटर है और वहां मिराज या जगुआर जाकर अटैक कर सकता है। शाहजहांपुर से रावलपिंडी सिर्फ 911 किलोमीटर है, एक उड़ान में ही यहां तक पहुंच सकता है सुखोई। शाहजहांपुर से 891 किलोमीटर है पीओके, और पीओके में भी अटैक कर सकता है। यानी इस एक जगह से, उत्तर प्रदेश के इस एक एक्सप्रेसवे से पूरा पाकिस्तान और इसके सारे बड़े शहर रडार पर हैं। अब आपको बताऊं कि आखिर यह जरूरत भारत को क्यों आन पड़ी कि एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतार दो और लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे से गुजर कर जाएं। पाकिस्तान तक ये तस्वीरें जा रही हैं। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये देख रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे की पट्टी है और यहां से ये लड़ाकू विमान उड़ उड़ कर गए। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने यह दम दिखाया है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी ताकत दिखाई है। आंधी तूफान के बीच लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया है। जंग के दौरान आपात स्थिति के लिए यह तैयारी हो रही है। ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत पर मोर्चा संभालेगी सेना। करगिल के बाद एयरबेस को तकनीक से लैस किया गया है, लेकिन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी है। यूपी में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जंग के हालात में इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन क्या करता है, युद्ध की हालत में एयरबेस को निशाना बनाता है। ऐसी हालत में भारत के एक्सप्रेसवे से ही विमान उड़ान भरेगा और हवाई पट्टी से ही दुश्मन के ठिकानों पर जाकर स्ट्राइक करेगा। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के लॉन्च पैड इस वक्त निशाने पर हैं। लश्कर जैश के ट्रेनिंग कैंप सेना के निशाने पर हैं। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर टारगेट पर है। आईएसआई हेडक्वार्टर और मुनीर का ऑफिस भी निशाने पर है। इन टारगेट पर हमले में वायुसेना का रोल बहुत अहम होने वाला है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाक दहल उठा था। एक बार फिर वायुसेना हमले से पहले तैयारी कर रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर मिराज ने टच एंड गो किया है। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यह अभ्यास किया है और यह अभ्यास बताता है भारतीय वायुसेना की ताकत और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत भी, कि हमने अपने एक्सप्रेसवे इस हिसाब से बनाए हैं कि हमारे फाइटर भी उतर सकें। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। किसी भी युद्ध में एयर सुपीरियरिटी कायम करने के लिए सबसे पहले दुश्मन के रनवेज को निष्क्रिय किया जाता है। इसलिए भारत के 12 एक्सप्रेसवे में हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां पे तरह तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। यूपी के अंदर ऐसी 4 हवाई पट्टियां हैं और अब गंगा एक्सप्रेसवे में जो हवाई पट्टी बनाई गई है मेरठ से प्रयागराज के बीच में, उसमें तो नाइट लैंडिंग और नाइट टेक ऑफ की कैपेबिलिटी भी है। इसमें जगुआर को, राफेल को, मिराज 2000 को टच एंड गो लैंडिंग एंड टेक ऑफ की प्रैक्टिस कराई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो हम टारगेट के नज़दीक भी हो सकते हैं। एक अगर हमारे रनवेज किसी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। कोई आपदा की स्थिति आ सकती है तो आपदा प्रबंधन में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और देश की जनता को इतने बड़े देश में सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में भी ये हवाई पट्टियाँ एक बेहतरीन माध्यम साबित होंगी। युद्ध की तैयारियों का ही एक ये हिस्सा है। अब बड़ी चीज ये है कि आपने सुन लिया है डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान से आया है बिलावल भुट्टो का, जो मान रहे हैं कि वो आतंकवाद को पालते पोसते हैं और अमेरिका इशारों इशारों में कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान में घुसकर आतंक को और आतंकवादियों को निपटा दो। देखिए, सबसे पहले बिलावल का कबूलनामा दुनिया के सामने क्या है, पाकिस्तान की फजीयत होगी। ख्वाजा आसिफ के बाद बिलावल का आतंक पर यह खुद का कबूलनामा है। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान का इतिहास आतंक से भरा है। मुझे नहीं लगता ये कोई रहस्य है, ये पाकिस्तान का अतीत है। वो कह रहे हैं ये कोई राज नहीं है जिसे छिपाया जा रहा है, इसके नतीजे हमने पहले भुगते हैं। हमने जो होना है उसके परिणाम स्वरूप हमने अपने
सबक भी सीख लिए, उनका कहना है। साथ ही वो कह रहे हैं इस समस्या का हल करने के लिए हमने आंतरिक सुधार किए। अब ये सब इतिहास और हम अब इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है, यानी उन्होंने भी माना है कि पाक का इतिहास आतंकवाद का है। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने आतंकवाद पर इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा 3 दशकों तक अमेरिका के लिए हमने गंदा काम किया और ये ब्रिटेन सहित पश्चिम की गलती थी जिसका कष्ट हमने सहा है। ख्वाजा आसिफ मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और इसी वजह से उनके बयानों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने आसिफ के बयान को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया था। दुनिया के सामने आतंकवाद पर पाक को आईना भी दिखाया भारत ने। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने आतंक की बात कबूल की है। तो सोचिए, जब बिलावल ये कह रहे हैं कि आतंकवाद हमने सहा है और हमने आतंकवाद को पाला पोसा भी है, तो अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका के डिप्टी जेडी वेंस, भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है, भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। इस तनाव के बीच अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन का समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात की है। इस सिलसिले में उन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे एक्शन के संकेत दिए हैं, यानी हाफिज के खिलाफ अगर ऑपरेशन करना है तो ओसामा जैसा ऑपरेशन करो, जाओ मारो और निकल जाओ। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या यह इशारा किया है? पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया। जिस तरह से अमेरिका ने, उसी तरह भारत पहलगाम के अपराधियों का खात्मा कर सकता है। अगर भारत ऐसा करता है तो अमेरिका उसका सहयोग करेगा। उपराष्ट्रपति वेंस एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने दोनों देशों को सीधी जंग से बचने की सलाह दी है और पाक को आतंकवाद के खिलाफ भारत का सहयोग करने को कहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस आतंकवादी हमले को लेकर भारत ऐसी प्रतिक्रिया देगा कि जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष न बढ़े। उन्होंने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जहां तक हो सके भारत के साथ सहयोग करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कभी उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी को पकड़ा जा सके और उनसे निपटा जा सके। वेंस के इस बयान से साफ है कि आतंकवाद का खात्मा तो चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका सीधी जंग नहीं चाहता है। पहलगाम में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन जेडी वेंस भारत में ही थे और वेंस के भारत दौरे का दूसरा दिन था जब आतंकियों ने हमला किया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिकी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। Yesterday, for those of you who were unaware, विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की है। Pakistani Prime Minister आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। Modi last week, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का पूरा समर्थन है। and Prime Minister Modi, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी से बातचीत में बात कही है। both countries to work toward a responsible solution. आप देख रहे होंगे सारे बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। भारतीय सेना और यहां तक कि सियासतदान भी खामोश हैं। तो क्या अमेरिका जो इशारा कर रहा है कि जाओ अपने टारगेट पर हमला करो और वापस आ जाओ, भारत वैसा ही कुछ करने वाला है? और वैसा कुछ क्या होगा? जैसे लादेन को अमेरिका ने मारा, एबटाबाद में जाकर लादेन को ढेर किया और वापस, क्या भारतीय सेना भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है? जाएगी, हाफिज सईद को ढेर करेगी और वापस सुबह पता चलेगा हाफिज मारा जा चुका है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह वो जगह है जहां लादेन रहता था, पाकिस्तान के एबटाबाद में। अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका दुनिया में ढूंढ रहा था, पाकिस्तान कह रहा था हमारे यहां नहीं है, लेकिन एबटाबाद में लादेन आराम से रह रहा था। सेना की सुरक्षा में यही ऑपरेशन हुआ और खुद इस ऑपरेशन को अमेरिकी राष्ट्रपति देख रहे थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, बराक ओबामा के वक्त में यह ऑपरेशन हुआ जब वो राष्ट्रपति थे और इस पूरे ऑपरेशन को वो खुद देख रहे थे। उनकी निगरानी में यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि जब अमेरिकी सेना पहुंची तो उनके बॉडी पर कैमरे लगे हुए थे और उस कैमरे से पूरा ऑपरेशन बराक ओबामा देख रहे थे। क्या इसी तरह का ऑपरेशन हिंदुस्तान भी चलाएगा? यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग कह रहे हैं पीओके पर अटैक करेंगे। क्या अटैक पीओके पर नहीं होगा? दुनिया को लग रहा है कि अटैक पीओके पर होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अटैक सीधे टारगेट पर होगा। वो टारगेट कौन सा है? क्या वो टारगेट हाफिज सईद का ठिकाना है? ठीक लादेन की तरह यह है हाफिज सईद का घर कह लीजिए या दफ्तर कह लीजिए लाहौर में, और ये जो घर है यही हेडक्वार्टर है। इसके बारे में आपको बताऊं, पंजाब के मुरीदके में ये हेडक्वार्टर है। ये घर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। मुरीदके में
लश्कर का हेडक्वार्टर है, यानी हाफिज सईद का दफ्तर है। यह पाकिस्तान का नक्शा आ गया आपके सामने, और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है पंजाब में मुरीदके, लश्कर तैयबा के गढ़ मुरीदके पर हमला हो सकता है। पहलगाम हमले की साजिश रची गई यहां से, एनआईए की शुरुआती जांच में इसका खुलासा हुआ है, और अब ये टारगेट पर हो सकता है, और ये बहुत से लोगों का ठिकाना है। आपको बताऊं ये किन किन लोगों का ठिकाना है, किन के लिए ये अड्डा है, और इस पर आखिर भारतीय सेना क्यों टारगेट कर सकती है। लश्कर के गढ़ पर अगला टारगेट होगा। पाकिस्तान के पंजाब का शहर है मुरीदके, और लश्कर तैयबा का गढ़ मुरीदके को ही कहा जाता है। पिछले 20 सालों से आतंकियों का स्वर्ग बना हुआ है। यहां से सैकड़ों आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट लिखी गई है, और मुरीदके लाहौर के पास स्थित है। यहां लश्कर तैयबा का मुख्यालय भी है, जो जमातुद दावा के नाम से चलता है। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, भारत के खिलाफ बड़े हमलों की योजना बनाई जाती है। यहीं से 26/11 हमले की साजिश रची गई। पठानकोट और पहलगाम हमले का प्लान भी यहीं बना था। यहां लश्कर के टॉप लीडर हाफिज सईद, सैफुल्लाह जैसे आतंकी, हाशिम मूसा और पाक आर्मी के अफसरों की आवाजाही होती है। यह जगह लश्कर के ऑपरेशनल रीढ़ की तरह है। पीओके से पहले हाफिज के इस ठिकाने पर हमला हो सकता है। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए यह सबसे बढ़िया टारगेट है। तो आखिर यह हमला होगा कैसे? सवाल यह है, क्या यह हमला उसी तरह होगा जैसे लादेन पर टारगेट हुआ था? एबटाबाद में लादेन घर में मौजूद था, अमेरिकी सेना पहुंची और लादेन ढेर। ऐसा ही हाफिज सईद के साथ होगा। आज के ही दिन अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा गया था। जी हां, 2011 में आज का ही दिन था, 2 मई का दिन। अमेरिका ने पाकिस्तान में लादेन को ढेर कर दिया था, और आज भी 2 मई। ओसामा ने अमेरिका पर 9/11 जैसा आतंकी हमला किया था। ऑपरेशन को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लीड कर रहे थे। घटना के 14 साल बाद अमेरिका ने भारत को ग्रीन सिग्नल दिया है। भारत पाकिस्तान में लादेन स्टाइल में हमला कर सकता है। हाफिज 2008 में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। पहलगाम हमले में भी इसकी सहमति ली गई। भारत में कई हमलों की साजिश में शामिल रहा है। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने उसे सजा सुनाई। 2 मई 2011 को अमेरिका ने बेहद खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओसामा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में मारा गया। अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, और रात के अंधेरे में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस कंपाउंड में ओसामा को ढेर किया गया वो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। अफगानिस्तान से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 2 दर्जन नेवी कमांडो रवाना हुए अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए। अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने एबटाबाद के लिए उड़ान भरी। पूरे ऑपरेशन को महज 40 मिनट में पूरा किया गया। लादेन की बॉडी को उठाया और वहां से निकल गए। लादेन के शव को अरब सागर में दफना दिया गया, जिससे कोई ढूंढ ना पाए। पाकिस्तान में हुए इस पूरे ऑपरेशन की पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। अब पाकिस्तान को एक बार फिर उसी तरह के हमले का डर सता रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी है। हाफिज सईद को भीड़ भाड़ वाले इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है। हाफिज को मस्जिद और मदरसे के अगल बगल रखा गया। पाकिस्तान ने उसकी सुरक्षा में कुछ और सुरक्षाकर्मी तैनात किए। हाफिज की सुरक्षा में एसएसजी कमांडो भी तैनात कर दिए गए हैं। हाफिज के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पाकिस्तान सरकार, आईएसआई और सेना ने उसकी सुरक्षा का प्लान बनाया है। यह है हाफिज की सिक्योरिटी, लेकिन ऐसे ही सिक्योरिटी लादेन के लिए भी थी, लेकिन अमेरिकी कमांडोज के आगे वो फेल हो गई। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। भारत ने तो ये जो युद्ध छेड़ा है ये पूरे जिहाद और आतंकवाद के अगेंस्ट में है, चाहे उसे किसी तरह किस लेवल पे ले जाए वो। उसमें मिलिट्री डायमेंशंस ऑफ एट्रीब्यूशन, जिसमें कि जो हमारी ये हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्पेस पावर, जो पावर है उसको यूज़ करा हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अमेरिका भी इसी हद तक जाता है। क्या वो अफगानिस्तान में जब आया था 9/11 के बाद तो अपने को रिस्ट्रिक्ट किया था किसी चीज़ के ऊपर में? आज जो है जो खास करके अभी आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका तो ये मानना है कि उनकी लड़ाई पूरे विश्व में एक जिहाद के अगेंस्ट में है, और भारत को भी पता है। इसलिए भारत ने जो संकल्प किया है, ये लड़ाई लंबी है, और उसका आपने देखा वाटर वॉर इज जस्ट नॉट हैपेंड इन वन टाइम। जो पाकिस्तान के जो बेस भारत में अपने फर्म बेस बता रखे थे, जो एक्सटेंडेड है, उनके नागरिकों तक को निकालना
और जो उन्होंने चलाया था और उनको चुन चुन करके अभी पहले तो भारत का फर्म बेस को स्टैब्लिश किया जा रहा है कि उनके हाथ ना पहुंचे यहां पर। और सोचिए ऐसा होता है कि अगर हाफिज सईद को ठोक दिया जाता है, जैसे लादेन को मारा गया, उसके बाद जंग जैसे हालात बनते हैं तो क्या परिस्थिति होगी। भारत ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रखी है और तैयारी इस स्तर पर है भारत की कि उसके बाद के हालात के लिए भी भारत तैयार है। इसीलिए आज जो ड्रिल की गई है उस ड्रिल का मकसद और मायने क्या था, आइए आपको बताता हूं। भारत के कौन कौन से एक्सप्रेसवे पर सारे फाइटर उतर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपी लिए चलता हूं। यूपी के एक्सप्रेसवे देखिए जरा, गंगा एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक आता है। ये मैप में लोकेशन आप देख रहे हैं। देश का पहला एक्सप्रेसवे जिस पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनी है और दिन और रात दोनों समय यहां फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। रफाल, मिराज 2000, जगुआर, सुखोई और MiG-29, C-130J सुपर हरकुलिस, ये सब यहां उतर सकते हैं। AN-32 और Mi-17 हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर सकते हैं इस एक्सप्रेसवे पर। सुरक्षा के लिए 250 CCTV कैमरे भी लगाए गए। ये एक एक्सप्रेसवे यूपी का। दूसरा देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर, 340 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है ये सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी यहां बनी है। इसमें C-130J हरकुलिस, मिराज 2000, सुखोई लैंड कर सकते हैं। गरुड़ कमांडो ड्रिल के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। तीसरा एक्सप्रेसवे देखिए जरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यहां उन्नाव में हवाई पट्टी बनी है। 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे है। उन्नाव में 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनी है। मिराज 2000, सुखोई, जगुआर यहां लैंड कर सकते हैं। फाइटर जेट ने लैंडिंग का अभ्यास किया है यहां। एक और एक्सप्रेसवे यूपी में, यमुना एक्सप्रेसवे, 165 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक्सप्रेसवे। यहां मिराज 2000, जगुआर लैंड कर सकते हैं। देश का पहला एक्सप्रेसवे जहां फाइटर जेट ने लैंडिंग की थी। मई 2016 में पहली बार यहां लैंडिंग हुई थी। एक और एक्सप्रेसवे यूपी में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये। इटावा के पास हवाई पट्टी बनी है। फाइटर जेट के लैंडिंग की सुविधा है यहां। इस एक्सप्रेसवे पर देश में 12 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां फाइटर जेट लैंडिंग कर सकते हैं। यह है भारत की ताकत और इसी से पाकिस्तान डर रहा है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव को। तो पाकिस्तान के लीडर्स भारत के अस्तित्व पर चुनौती देने की अगर मंसूबे पाल रहे हैं तो जाहिर है कि वो अपने अस्तित्व को ही समाप्त करने के बारे में कदम बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम का जो आतंकी हमला, वहाँ के आर्मी के जनरल्स ने, जनरल मुनीर ने अपनी समस्याओं से पाकिस्तान की जनता का ध्यान वहाँ के मूल मुद्दों से भटकाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी पाकिस्तान के आतंक परस्त चरित्र और वहाँ की दयनीय स्थिति से भटकाने के लिए करवाया है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान, सिंध देश, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो भारतीय टेरिटरी है, वो इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो तो भारत में आएगा ही। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ये जो नेता हैं, इनके पास अगर कुछ बचेगा तो एकमात्र पंजाब ही बचेगा और ऐसे में पूरे पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और पाकिस्तान को यही खौफ है कि उनका अस्तित्व इस बार समाप्त होने जा रहा है क्या। पाकिस्तान में भी सायरन लगा दिए गए हैं भारत के डर से कि भारत कोई हमला करे तो जोर की आवाज हो जिससे लोग सब सचेत हो सकें। अब देखिए, पाकिस्तान का डर आपको समझ में आ रहा है, लेकिन पीओके में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान को डर है और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हमले का खौफ है और इस डर का सबसे ज्यादा असर पीओके में नजर आ रहा है। यहां के कठपुतली पीएम ने आपातकाल के संकेत दे दिए। खबर यह है कि पीओके में इमरजेंसी लगा दी गई है। भारत के हमले के खौफ में नीलम घाटी को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पीओके के कई इलाकों में आने जाने पर प्रतिबंध है। पूरे इलाके में 10 दिन के लिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी चल रही है। इसके लिए शाहबाज सरकार ने $1 अरब फंड दिया है। पीओके में होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल सब बंद है। ये सभी संपत्तियां सेना के हवाले करने के लिए कहा गया है। माना यह जा रहा है कि पाक सेना बचने के लिए यहां ठिकाना चाहती है। पीओके के लोगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की तैयारी है। पाक मानता है कि भारतीय सेना
आम लोगों पर अटैक नहीं करेगी। फिलहाल भारतीय हमले का खौफ पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहा है। आइए अब आपको सुनवाऊं, पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो खुद मान रहे हैं कि उनके बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार भारत से पंगा गलत ले लिया है। सुनिए। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनीत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत नहीं। हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? मौजूदा सूरत हाल में आपकी पुष्ट पर ताकतवर सियासी कुव्वत नहीं है। और देख रहे हैं पाकिस्तान को डर इस कदर है, पाकिस्तानी सेना में पिछले दिनों मैंने आपको बताया अफसरों ने इस्तीफे दे दिए, तो देखिए आम लोगों के हाथों में बंदूकें पकड़ा दी हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग चल रही है, देखिए। पाकिस्तान में देखिए आम लोगों को पकड़ा दी बंदूकें, लेकिन भारत में देखिए इस वक्त भी रात को गंगा एक्सप्रेस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आसमान में आपको फाइटर नजर आ रहा है। फाइटर अभी ड्रिल कर रहे हैं इस वक्त रात के अंधेरे में भी। ये आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेस की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां फाइटर उतर रहे हैं। जिस तरह से दिन में हो रहा था उसी तरह से भी फाइटर के जरिए यह रिहर्सल हो रही है। आइए अब आपको बताऊं ये जो तैयारी चल रही है, तैयारी क्यों चल रही है। भारत की जो वायुसेना की ताकत है वो क्या है, यह आपके सामने आ गया है। रफाल, भारत का रफाल फाइटर जेट और पाकिस्तान के पास है F-16 फाइटर जेट। अब खासियत देखिए, जो भारत का रफाल है, रफाल का रडार सिस्टम बहुत आधुनिक है। F-16 का रडार सिस्टम रफाल जैसा नहीं है। 100 किलोमीटर की रेंज में हमले की ताकत रखता है रफाल, और पाकिस्तान का जो F-16 है ये 84 किलोमीटर की रेंज में हमले की क्षमता है। रफाल एक साथ 40 जगह टारगेट ध्वस्त करता है, F-16 20 टारगेट एक साथ लगाता है। रफाल की मिसाइल रेंज 150 किलोमीटर की है, F-16 की 100 किलोमीटर की। रफाल के आगे F-16 कहीं नहीं ठहरता है। रफाल एक बार में 3700 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम है। पाकिस्तान का जो F-16 है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रफाल भी परमाणु हथियार, परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है। F-16 एक बार में 4200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। रफाल हवा से हवा और हवा से समंदर में हमला करने की ताकत रखता है। F-16 की स्पीड है 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की। रफाल नाइट ऑपरेशन करने में सक्षम है, और F-16 अमेरिका ने शर्त के साथ पाकिस्तान को F-16 दिए कि युद्ध नहीं, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करें। रफाल में लगी है गन 1 मिनट में 2500 फायर करने की ताकत रखती है, और रफ्तार इसकी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पाक वायुसेना ने F-16 फाइटर छिपा दिए, पिछले दिनों खबर आई। ये 2 और फाइटर आपके सामने आ गए, भारत का सुखोई 30 और पाकिस्तान का J-10C फाइटर। सुखोई की खासियत यह कि एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। पाकिस्तान ने 2 साल पहले इस J-10 को चीन से खरीदा है, इनका अपना है भी नहीं। स्पीड जो है सुखोई की 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। J-10 चीन ने PL-15 मिसाइल भी पाकिस्तान को दी है, इसमें लगने वाली PL-15 हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है, और ये जो भारत का सुखोई है ये हवा में ही ईंधन भर सकता है, इसकी ये ताकत है। 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड कर सकते हैं इसमें। J-10 में 300 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत ये रखता है।
भारत ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने में सक्षम है और बालाकोट एयर स्ट्राइक में बड़ी भूमिका निभाई थी सुखोई ने। सुखोई से ही बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। मिराज ने फ्रंट से लीड कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया था। सुखोई मिराज को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। अब देखिए तीसरा लड़ाकू विमान जो दोनों के पास है, भारत के पास तेजस लड़ाकू विमान है और पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, जो भारत का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है तेजस। इसकी खासियत मैं आपको बताऊं उससे पहले देखिए पाकिस्तान का जो JF है चीन से खरीदा गया है, चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर है। ये लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान है और इसकी JF की मारक क्षमता 1800 किलोमीटर के आसपास है। लड़ाकू विमान तेजस हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान का JF बिना रिफ्यूलिंग के 3482 किलोमीटर तक जा सकता है। यह एक बार में 3000 किलोमीटर तक जा सकता है और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद है। बिना रिफ्यूलिंग के भी 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तेजस की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। आपको बताऊं कि भारत ने तैयारी किस स्तर पर की है। भारत के बॉर्डर्स तैयारी कर चुके हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जंग को लेकर बंकर तैयार है। जिन बंकरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था उनकी तैयारी शुरू हो गई, उनकी साफ सफाई कर ली गई है कि जिस वक्त जंग होगी तो सबसे ज्यादा प्रभावित बॉर्डर के इलाके होंगे और बॉर्डर के इलाकों में जब हमले होते हैं तो लोग यहां इन बंकरों में ही आकर छिप जाते हैं। हमारे सहयोगी अहरावत इन बंकर तक पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उससे खौफ और दहशत पूरे सिविलियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें उनमें होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं। इधर फैर का कोई भरोसा नहीं है, दिन में भी फैर हो जाता है और रात में भी हो जाता है। कुछ नहीं उनको दिखाई देता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सिविलियन गार्ड हो, पोस्ट हो, वो उनको कुछ पता नहीं चलता है हमें कहाँ मारनी है, कहाँ मारेंगे। वो ऐसे अंधाधुंध फायरिंग चला देते हैं। पहलगाम का आपको पता है, वहाँ पर सेम इसी अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट को मारा आतंकियों ने। वो तो पता है हमें, वो तो हर एक को पता है, तो उसका दुख तो हमें भी है। ऐसा नहीं होना था। कम से कम 250 गोला गिरा इधर। जी हाँ, बहुत शेलिंग होती है, बहुत। क्यों सिविलियन को निशाना बनाना चाहता है पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहता है, उनको कोई न कोई हिंदुस्तान का मरना चाहिए, बस सिविलियन हो या फौजी हो, कोई ना कोई हो। गलत है क्योंकि यहाँ पर टारगेट किया जाता है, जिस तरह हमें ही यहाँ टारगेट किया जाता है तो गलत बात है। लेकिन इस ज़मन में हम भी डटे हुए हैं, हम भी साथ हैं। बदला ज़रूर देना चाहिए वापस, क्योंकि गलत किया है उन्होंने। अब आपने देख लिया भारत की तैयारी, लेकिन पाकिस्तान को चीन पर भरोसा है। पाकिस्तान चीनी हथियारों के भरोसे बैठा है। देखिए पाकिस्तान के पास कौन कौन से मेड इन चाइना हथियार हैं। सबको पता है मेड इन चाइना की हालत क्या होती है। यह है SH-15 होवित्जर। पाकिस्तान में चीनी खतरनाक हथियारों में से एक है ये तोप लेजर निर्देशित गोला बारूद दाग सकती है। 50 किलोमीटर क्षेत्र तक हमला करने में सक्षम है। इसमें परमाणु रॉकेट भी फायर करने की क्षमता है। 1 मिनट में 4 से 6 राउंड तक फायर कर सकती है। पहाड़ और किसी भी मौसम में काम कर सकती है। जिस ट्रक पर फिट करते हैं वो भी बुलेट प्रूफ होता है। भारत के K9 वज्र होवित्जर के मुकाबले के लिए इसकी तैनाती होती है। यह है PL-15E मिसाइल, लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर है और दावा है कि 145 किलोमीटर प्रभावी तरीके से काम करती है। रफाल और सुखोई 30 MKI पर अटैक के लिए इसकी तैनाती की गई है। यह है JY और HGR सीरीज रडार। यह चीन के आधुनिक रडार सिस्टम में शामिल है। यह मध्यम और निम्न ऊंचाई तक ट्रैकिंग में सक्षम है। इससे भारतीय सेना की गतिविधि की निगरानी हो रही है। इसके साथ ही भारतीय हमलों को लेकर भी अलर्ट है। यह AR-1300mm चीन की कंपनी नोरिंको का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो लंबी दूरी तक विनाशकारी हमले करने में सक्षम है। दावा यह है कि 53 किलोमीटर क्षेत्र तक यह हमला कर सकता है। भारत के वज्र और पिनाका के काउंटर में तैनात किया गया है इसे। लेकिन भारत
भारत में आपको बताऊं कि भारत इस तैयारी में है कि कुछ और हथियार लिए जाएं और भारत अमेरिका से हथियार ले रहा है। अमेरिका भारत को हथियार दे रहा है। कौन से वो हथियार है? उनमें से लगभग डील फाइनल हो गई है, पैसा जा चुका है। भारत अमेरिका में बड़ा समझौता हुआ है। अमेरिका भारत को बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई करेगा। अमेरिका से 1100 करोड़ रुपए के युद्धक साजो सामान आएंगे जो सैन्य हार्डवेयर और लॉजिस्टिक उपकरण के तौर पर मिलेंगे। अमेरिका ने इसके लिए आवश्यक सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दोनों देशों के बीच यह बड़ा समझौता हुआ जिसकी अनुमानित लागत 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत की समुद्री क्षेत्र और जागरूकता और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करके वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता सुधार करेगी और भारत को इन वस्तुओं और सेवाओं को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अमेरिका ने इसके संकेत भी दिए हैं कि भारत ने कुछ और डिमांड की है। हालांकि भारत ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। डील का मकसद भारत की समुद्री ताकत और क्षमता को बढ़ाना है। अब आपको दिखाऊं, भारत ने एक और मिसाइल हासिल की है। A284 मिसाइल है ये आप देख रहे हैं। ये सामने से अगर टैंक आ रहा है युद्ध के मैदान में तो इससे फायर किया जाएगा टैंक के पास और वो टैंक उड़ जाएगा। इसकी खासियत बताऊं, स्वीडन से भारत ने ये लिया है हथियार। ये है वो अपने आप में अलग तरह का हथियार। भारत पाक युद्ध की आशंका के बीच ये खबर है कि स्वीडन ने भारत को हथियारों का बड़ा जखीरा भेजा है। स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी साब ने इसे भेजा है। साब ने 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम भेजने की बात की है। 84 एंटी आर्मर सिस्टम को चलता फिरता मिसाइल भी कहते हैं। साब इंडिया ने कहा है कि हमने भारतीय सुरक्षा बलों को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम सौंप दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों को इसकी डिलीवरी पर हमें गर्व है और यह ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हो रहा है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के अलावा दुनिया के 4 बड़े देश भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह एक पोर्टेबल हथियार होता है। इसकी लंबाई 1 मीटर होती है और जो मिसाइल की तरह काम करता है। कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। इसे एक आर्मी का जवान ऑपरेट कर सकता है अकेले। इसे पैदल आर्मी के जवान के लिए ही डिजाइन किया गया है। 84 एंटी आर्मर सिस्टम का वजन 7.5 किलो है और 300 मीटर की दूरी तक निशाना साधा जा सकता है। एक बार दागने के बाद इसे फेंक दिया जाता है और इसमें प्रीलोडेड हीट वॉरहेड होता है जो टैंक और बख्तरबंद वाहन को भी भेद सकता है। इसे बंकर या दीवार को भेदने के लिए भी बनाया गया है। इससे एक सैनिक छिपकर आराम से किसी टैंक को उड़ा सकता है और फायर करने के लिए इसे कुछ ही सेकंड्स में तैयार किया जा सकता है। यह फोर्टिफाइड पोजीशन और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर पर भी कारगर है। यह कुछ वैसा ही है जैसे गदर में सनी देओल, जैसे ये बॉर्डर पर सनी देओल लेकर जाता है और टैंक को उड़ा देता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं और रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, ले गए उसको पार। बच्चों को मारा है यहाँ पे। आज पीएम जो हैं उन्हें हर एक का ख्याल रखना है, देश के हर नागरिक का की हिफाजत रखना, और कर रहे हैं। सीमावर्ती जिले रजौरी और पुंछ के दौरे पर हूँ। लगातार बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर, गांव के अंदर लोगों से हम मिल रहे हैं। लोगों के जज्बात को, लोगों की देशभक्ति, लोगों के हुब्बुल वतनी के जज्बे को हम सलूट करते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता, बॉर्डर के लोग पूरी तरीके के साथ सेना के साथ खड़े हैं। और आइए आपको लिए चलता हूं गंगा एक्सप्रेसवे, जहां इस वक्त रफाल उड़ान भर रहा है एक्सप्रेसवे पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं रफाल आसमान में आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये गंगा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। ये रफाल आपको नजर आ रहा है आसमान में।
और अब आपको बताऊं, ये जो टेंशन हाई है इसे कम करने की कोशिश कर रहा है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जल्द ही एक बैठक बुलाना चाहता है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हुए इन हालात पर बात हो सके और ये जो टेंशन है ये कुछ कम हो सके। भारत के एक्शन से संयुक्त राष्ट्र में भी घबराहट है। खबर यह है कि यूएनएससी की आपात बैठक कभी भी हो सकती है। यूएनएससी के अध्यक्ष ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा, बेशक अगर बैठक के लिए अनुरोध आता है तो मुझे लगता है कि यह बैठक होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, संभवतः यह विचार व्यक्त करने का एक अवसर भी है और इससे तनाव कम करने में कुछ मदद भी मिल सकती है। यूएनएससी के अध्यक्ष ने आतंकवाद की जमकर निंदा की है। कहा, यह एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही प्रासंगिक है। हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। पहलगाम में जघन्य आतंकवादी हमले में निर्दोष लोग मारे गए। यूएनएससी क्या है आपको बताऊं, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से भी जाना जाता है। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस स्थायी सदस्य हैं। यूएनएससी के ये 5 देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और बाकी के 10 देश अस्थायी हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र की बेहद महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भी है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए। भारत में सियासतदान भी ये मांग बार बार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। संजय राउत को सुनिए क्या कह रहे हैं, और सांसद बांसुरी स्वराज। जो हमले हुए उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले आपका इस्तीफा आना चाहिए था। अभी तो आप बोलेंगे उसको जवाब देंगे, उसको जवाब देंगे। जवाब तो हमारी फौज देगी। आप 24 घंटे जो कारस्थान राजनीति में चक्रव्यूह में बैठे हो ना, उसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार लाओ, ये विधायक तोड़ो, ये सांसद फोड़ो, ये आपका काम है, तो आप जिम्मेदार। ये पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये भारत की आस्था पर चोट है, हमारी अस्मिता पे चोट है। ये अटैक एक एक भारतीय पर है। नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है जो न रुकता है, न थमता है, न डरता है, न झुकता है। किसी भी प्रकार के आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकता। एक एक आतंकी को जिसने भारत के गिरेबान पर हाथ डालने की जुर्रत करी है, उनको उन्हीं की भाषा में दृढ़ से दृढ़ जवाब अवश्य मिलेगा। अब देखिए, डर और दहशत का आलम यह है कि पाकिस्तान में ही घबराहट नहीं है, पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी घबराहट है कि शेयर बाजार पिछले 7 दिन से धड़ाम हो रहा है। पाकिस्तान का बाजार की हालत पतली है। देखिए, शेयर मार्केट अब तक कितना गिर चुका है पाकिस्तान में, इस डर में कि अब जंग होगी, अब भारत हमला करेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक में तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में गिरावट जारी है। 22 अप्रैल से अब तक कराची स्टॉक एक्सचेंज 7000 अंक गिर गया है। शेयर बाजार में अब तक 6% गिरावट हुई है। युद्ध की आशंका के चलते निवेशक डर गए हैं। निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहा है। 2 दिन पहले भी बाजार 3000 अंक नीचे गया था। कराची के शेयर बाजार में आज कुछ सुधार हुआ है। बाजार में 2700 अंक ऊपर पहुंचा, लेकिन जानकार इसे अस्थायी बढ़त बता रहे हैं। तनाव को देखते हुए आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है और पाकिस्तान की आर्थिक हालत और खराब हो सकती है। शाहबाज ने आईएमएफ से $1.3 बिलियन का कर्ज मांगा है, जिस पर 9 मई को आईएमएफ की बैठक में फैसला आ सकता है। पाक को मिलने वाले कर्ज पर भारत आईएमएफ में विरोध दर्ज करा सकता है। भारत ये पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को एक कर्जा ना मिलने पाए और उससे पाकिस्तान की हालत और खराब होगी। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कर रहा है? जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो भारत के खिलाफ साइबर अटैक कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते में लाखों साइबर अटैक भारत पर पाकिस्तान कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की यह नापाक हरकत है। आतंकी हमले के बाद बार बार साइबर हमले कर रहा है। पहलगाम अटैक के बाद 10 लाख बार साइबर हमले हुए। जी हां, 10 लाख बार भारत पर साइबर हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत कई देशों से हैकिंग की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र साइबर ने साइबर हमलों की शिकायत दर्ज की है। हमले पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों से भी हुए। मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया और मोरक्को से साइबर हमले हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां साइबर हमलों को नाकाम कर रही हैं। पाकिस्तान के हैकर समूहों ने कई बार असफल कोशिश की है। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इसकी पहचान कर ली है। हैकरों के वेबसाइट्स में सेंध लगाने की कोशिश को नाकाम किया है। बच्चों, पूर्व सैनिकों और आम लोगों से जुड़ी वेबसाइट्स पर हमला किया गया है। यह एक्शन अब तक हुआ है।
आइए, लेकिन पाकिस्तान को जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? खबर यह, जब भारत ने पाकिस्तान के एक्टर्स को बैन कर दिया तो अब पाकिस्तान में भारतीय गाने बहुत सुने जाते हैं। लता जी के बहुत से लोग फैन हैं, तो पाकिस्तान ने रेडियो में जो वहां बजते हैं भारतीय गाने, उन्हें बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। सुनिए इस पर जावेद अख्तर साहब क्या कह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिए जरा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता कि किस तरह का आदमी है। वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता है। उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं करते। किस तरह का आदमी है भाई तो पागल लगता है। लेकिन अब एक सवाल बड़ा है। पहलगाम में आतंकी आए, हमला किया और फरार हो गए। आतंकी आखिर गए कहां? ये आप देख रहे हैं, एनआईए टीम पहुंची थी फिर बैसरन घाटी। आतंकी यहां से हमला करके गायब हो गए। कहां चले गए ये समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। आखिर आतंकी कितनी तैयारी करके आए थे, कितनी रेकी करके आए थे, और उन्हें पता था कि हमला करने के बाद भारतीय सेना उन्हें ढूंढेगी और ढूंढ के मारेगी, इसलिए वो पूरी तैयारी करके आए थे। ऊपर आपको पहाड़ी जो नजर आ रही है, यहीं वो छिपे। तो आखिर कहां जाकर कैसे छिपे, क्यों मिल नहीं रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। देखिए जरा, इसका मतलब तैयारी उन्होंने बड़ी की थी। पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में। इस आतंकवादी हमले में को लेकर एनआईए जांच कर रही है। सीन रिक्रिएट हो रहा है, 3D मैपिंग जैसी तकनीक से भी मदद ली जा रही है। दावा है, जांच में सामने आया है कि आतंकी कश्मीर में ही है अभी, और उनके पास राशन पानी के साथ अन्य सामान भी मौजूद है। इसके सहारे वो लंबे समय तक घने जंगलों में रुक सकते हैं। माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसी ISI उनकी मदद कर रही है, जिससे उन्हें घाटी के घने जंगलों में जरूरत की चीजें मिल रही हैं। शोपिया, पहलगाम, कुलगाम और अनंतनाग में घने जंगल हैं। दक्षिणी हिस्से में त्राल का जंगल सबसे घना और खतरनाक है। यह दुर्गमता की वजह से लंबे समय तक आतंकियों का ठिकाना रहा है। हिजबुल और लश्कर के आतंकी यहां पहले भी ठिकाना बना चुके हैं। यहां देवदार, पाइन ट्री के घने जंगल हैं। सूरज की रोशनी तक वहां नहीं पहुंचती है। सोचिए, पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों के यहां छिपे होने की आशंका है। इसके अलावा कुलगाम, शोपिया के सेब बागानों में भी ये हो सकते हैं। गौशाला सुनसान जगह है, इसलिए आतंकियों के पनाहगार हो सकते हैं। यहां आशंका है कि पहलगाम हमले के आतंकी यहां पर छिप सकते हैं। माना यह जा रहा है कि आतंकी बिना सिम वाले उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी लोकेशन ढूंढने में समस्या हो रही है। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया है। हालांकि सुरक्षा बल कश्मीर में चप्पे चप्पे की लगातार तलाशी ले रहे हैं। पहलगाम हमले के गुनाहगार किसी भी स्थिति में बच नहीं पाएंगे। कुछ फोन उनके पास ऐसे थे जिसमें सिम नहीं लगा है, और वो चीनी कंपनी के ही फोन बताए जा रहे हैं। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। छवि को बिगाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया। याद रखना, हमारी सेना समर्थ है। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। जिन-जिनने गलत काम किया है उनको मिट्टी में मिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कायराना घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो जहां भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, हम उसको ढूंढ के लाएंगे और उसको कड़ी और सख्त सजा देंगे, और ऐसी सजा देंगे कि उन आतंकवादियों की और उन आतंकवादियों को पोषित करने वाले लोगों की 7 पुश्तें कांपेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट किया है, कायराना अटैक किया गया है। भारत इसके लिए चुप बैठने वाला नहीं है। हर उस व्यक्ति को दंड मिलेगा, और दंड वो होगा जो अकल्पनीय होगा। इस बीच भारत ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है। यह जासूस है, जैसलमेर से जासूस गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है पठान खान। पठान को अरेस्ट किया है, और पठान हनी ट्रैप का शिकार था। क्या इनपुट पाकिस्तान पहुंचा रहा था, इस जासूस के बारे में आपको बताऊं। जैसलमेर में पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया है।
राजस्थान की इंटेलिजेंस ने इस जासूस को गिरफ्तार किया है। भारत से गद्दारी करने वाले इस जासूस का नाम पठान खान है। पठान खान पाक की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। पठान खान को शक होने पर 1 महीने पहले डिटेन किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन उस पर नजर रखी जा रही थी। राजस्थान इंटेलिजेंस के मुताबिक पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था, जहां वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आया। पाकिस्तान में उसे पैसे का लालच दिया गया और जासूसी की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद वो पाकिस्तान आने जाने लगा, जासूसी करने लगा, संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने लगा। आशंका है कि उसने कई अहम दस्तावेज भी शेयर किए। सुरक्षा एजेंसियों पठान से लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आइए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। वही घर है जिस घर से पठान खान को इंटेलिजेंस की टीम जो है वो गिरफ्तार करके ले गई है। पठान खान पर आरोप ये लगे हैं कि वो यहां से ISI को सेना और यहां की सामरिक जानकारियां जो है वो लीक करते थे। 1 महीने पहले भी पठान खान को डिटेन किया गया था और डिटेन किए जाने के बाद लंबी पूछताछ और पूछताछ के बाद पठान खान को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फिर से 2 दिन पहले यहां पर इंटेलिजेंस की टीम पहुंची और पठान खान को इसी मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। कब आई थी यहाँ टीम और क्या क्या छानबीन की थी घर पर? घर पर कुछ नहीं, वो सामान था वो छानबीन हो गया था पूरा। टीम आई थी। मोबाइल फोन भी लेके गए हैं? हाँ, फोन उसके पास ही थे पिताजी। अच्छा, फोन उसके पास था। और घर से कोई चीज तो नहीं लेकर गए इंटेलिजेंस वाले? घर से ले गए थे वो। क्या क्या लेके गए? मुझे पता नहीं। अच्छा, उनका पाकिस्तान से कैसे कनेक्शन हुआ बता रहे थे? और आइए बात आज के सूत्र की। अगर लोग आप पर पत्थर फेंकें तो आप उन्हें मील के पत्थर में बदल दें। मतलब आलोचना से परेशान होने की बजाय उसे सीख की तरह लीजिए। जिंदगी का यह सूत्र दिया था दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। सचिन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। शुरुआत में सचिन के पास क्रिकेट की एक ही किट थी। वो सुबह प्रैक्टिस के बाद उसे धोते थे और सूखने पर वही कपड़े पहनकर शाम को अभ्यास करने जाते थे। कभी कभी गीली जेबों के साथ ही मैदान में उतर जाते थे, लेकिन सचिन प्रैक्टिस करने जरूर जाते थे। सचिन की प्रतिभा को निखारने के लिए उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने अनोखा तरीका अपनाया। खास मौकों पर वो स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। जो गेंदबाज सचिन को आउट करता वो सिक्का उसका हो जाता था। अगर सचिन आउट हुए बिना प्रैक्टिस खत्म करके चले गए तो सिक्का सचिन का हो जाता था। इस तरह सचिन ने 13 खास सिक्के जमा किए। इन 13 सिक्कों को सचिन सबसे कीमती चीज मानते हैं। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक समेत ढेरों रिकॉर्ड सचिन के नाम है और इसके पीछे सचिन की कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण है। कई बार चोट की वजह से टीम से बाहर रहे, फॉर्म खराब हुई तो करियर खत्म होने का खतरा मंडराया, लेकिन सचिन ने हर बार और मजबूती से वापसी की। सचिन ने एक अहम सूत्र दिया, जिंदगी में अपने सपनों का पीछा कीजिए क्योंकि सपने सच होते हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट मत अपनाइए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का